विनय एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप में आप सभी दर्शकों का मैं विनय थानवी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं नागौर जिले के महर्षि जनार्दन गिरी पुष्टिकर माध्यमिक विद्यालय में। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसके बनने की एक सामाजिक शिक्षण संस्थान है और एनजीओ की तरह काम करता है। पुष्टिकर नवयुवक मंडल नागौर के 42 वर्ष पहले एक मित्रों का संगठन था। मित्रों का टोली थी जिन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हम समाज के लिए, सर्व समाज के लिए शिक्षा को लेकर के कोई बड़ा काम करेंगे। तो आज से ठीक 42 वर्ष पहले इसकी नींव रखी गई थी। उस समय के प्रथम व्यवस्थापक बंसीलाल जी पुरोहित और प्रथम अध्यक्ष विजय शंकर जी व्यास रहे। वो सिलसिला चलते चलते आज 21वीं सदी में वर्ष 2025 में हमारे सामने विशेष अतिथि मौजूद है, आनंद पुरोहित जी, जो वर्तमान में 2012 से इसकी व्यवस्था देख रहे हैं शिक्षण संस्थान की। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आपसे हम जानना चाहेंगे आनंद जी कि ये स्कूल की थोड़ी बहुत इतिहास क्या रहा, कैसे इसकी वो स्थापना हुई, कुछ बता पाएंगे? जब नागौर नवयुग मंडल मतलब पुष्टिकर समाज का जो नवयुग मंडल था, वो इकट्ठा होकर के जो यूथ थे वो गए थे। यहाँ से हमारे पास में 32 किलोमीटर दूर एक गजानन जी का मंदिर है मुंदियाड़ में। तो वहाँ पर मुंदियाड़ और खरनाल 2 दिन का मेला होता है। पैदल जाते हैं, वहाँ पर गोठ वगैरह करते हैं। तो ये बहुत पौराणिक बातें हैं। तो जब वो सभी साथ होकर गए, तो जो जब एक साथ रहते हैं तो उनके अंदर एक जोश होता है कि हम कुछ सकारात्मक करें। तो उनके अंदर आया कि हम इकट्ठे हो गए और गोठ बना लिए और मिल गए, इससे तो क्या फायदा हुआ, हमारी ऊर्जा किसी अच्छे काम में लगे तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने 1982 के अंदर पुष्टिकर नवयुग मंडल की तरफ से एक कोचिंग संस्थान की शुरुआत करी थी, जो मुथों की बारी के अंदर हुई थी। उसके बाद जब वो कोचिंग चल ही रही थी तो उसी दरमियान शिक्षा विभाग के जो शिक्षक भी थे इसके अंदर शामिल और अन्य लोग भी थे। तो उन्होंने तय किया कि अगले साल स्कूल खोल लेते हैं। तो मुथों की बारी में 5वीं कक्षा तक की स्कूल स्थापित की गई 1983 में। 18 अप्रैल 1983 वो दिन था जब इसको स्थापित किया गया। अब बात आई कि इस स्कूल का नाम क्या रखा जाए। तो हमारे नागौर के ही जो संत थे जनार्दन गिरी जी महाराज, जिनके नाम पर ये स्कूल चल रहा है, वो नागौर पुष्टिकर समाज में बोहरा कुल में जन्मे हुए। बचपन का नाम जेठानंद था और नागौर में बढ़लेश्वर बगीची के अंदर इन्होंने गायत्री के 3 पुष्चरण किए थे। पुष्चरण 1.25 करोड़ जप का एक पुष्चरण होता है और ये हर किसी के वश का नहीं होता है, ये देवीय कृपा से ही हो पाता है। उसके बाद आप काशी चले गए और उसके बाद में आप ऋषिकेश में कैलाश पीठ ऋषिकेश के दूसरे पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर रहे। तो इनके नाम पर इस विद्यालय का संचालन शुरू किया गया था उस समय। आप अभी व्यवस्था देख रहे हैं, वर्तमान अध्यक्ष सूर्यकांत जी आचार्य है, बहुत अच्छा इसको मैनेज कर रहे हैं। आज पहले स्कूल 5वीं तक की थी, अब 10वीं तक की हो गई। तो क्यों सर समाज के बच्चे इस स्कूल में पढ़े, इसके बारे में क्या विशेषता रहती है? अपने स्कूल के बारे में कुछ बता पाएंगे? देखिए, जो ब्राह्मण है, जिनको कहा जाता है ब्राह्मण, तो उनका जो मूल कार्य है उसमें एक है अध्ययन और अध्यापन। समाज में शिक्षा देने का काम ब्राह्मण को कहा गया है। जन्म से नहीं, जो शिक्षा देता है वो भी ब्राह्मण है। तो चूंकि हम लोग जन्मगत ब्राह्मण भी हैं और जो शिक्षक भी थे, तो सबकी इच्छा थी कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहिए। तो हमने स्कूल का स्थापना हुई और अब भी हमारा निहित उद्देश्य यही है कि ये स्कूल अच्छे से चलता रहे, हम कुछ अच्छा कर सकें। अच्छा कैसे करें? सरकारी स्कूल भी है और प्राइवेट स्कूल्स भी है। हमारा उद्देश्य है कि इस लोकेलिटी में हमारे आसपास में जो लोग रहते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा शुल्क, उनको एक वाजिब शुल्क के साथ में उनको शिक्षा दी जाए। अब वाजिब शुल्क के अंदर बेहतर शिक्षा दी जाए, उनको बैठने के लिए फर्नीचर भी हो, पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक भी हों और उनको पेयजल भी अच्छा शुद्ध मिल जाए, उनके सेपरेट टॉयलेट्स भी हों। सब तरह की बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं हमें करने की कोशिश रहती है उनके लिए कि उनके जो क्षमता है उससे ज़्यादा हम कुछ दे सकें, तभी हमारा देने का मतलब है। यदि हम उनसे बहुत ज़्यादा फीस लेकर के फिर सुविधाएं देते हैं, तब तो वो एक तरह से बिजनेस हो गया। हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग सेवा के निमित्त काम कर रहे हैं। और इस विद्यालय से जो शुल्क एकत्रित होता है वो शिक्षकों के वेतन पर खर्च होता है या फिर विद्यालय के संसाधनों के विकास में खर्च होता है। जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई। 2012 से आप व्यवस्था संभाल रहे हैं स्कूल की, तो बोर्ड परीक्षा परिणाम के बारे में क्या रिजल्ट रहता है, कुछ बता पाएंगे?
देखिए न केवल बोर्ड का बल्कि ओवरऑल भी सभी कक्षाओं का रहता है, लेकिन चूंकि बोर्ड के एग्जाम्स जो होते हैं उनके अंदर बच्चों का परिणाम, उनकी कॉपियां कहीं और चेक होती है, तो तब पता चलता है कि हमने क्या पढ़ाया था। तो हमारा लगातार बेहतरीन रिजल्ट रहा है। सबसे पहला हमारा जो ध्येय था कि हम, और ध्येय अभी है कि हम पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ते चलें। जी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ से जो टॉप लड़का निकला था उसका नाम था पीयूष बोड़ा। उसने 93.17% बनाए और उसके बाद में वो आईआईटी खड़गपुर से उसने माइनिंग में बीटेक किया, बीटेक एंड एमटेक का ड्यूअल डिग्री किया और अभी गेट क्लियर किया। ऑल इंडिया रैंकिंग उसकी 25 थी और उसके बाद में वो कोल इंडिया में जॉब ले चुका है अभी तक। बहुत से लड़के हैं जो इंजीनियरिंग और चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसी पोजीशन पर पहुंचे हैं, कोई बैंकिंग में गए हैं। तो इस 12-13 सालों के कार्यकाल में भी हमने परिणाम सुधारने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना और बेहतरीन स्टाफ लगाना, ऐसा नहीं कि जो मिल गया उसको हमने रख लिया, ऐसा नहीं है। हमने स्टाफ को रखने के लिए पहले मापदंड तय किए हुए हैं कि उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या हो, उनका अनुभव क्या हो, और उसके बाद में उनको हम प्रशिक्षण भी देते हैं और सिखाने का सिलसिला पूरे वर्ष पर्यंत चलता है कि हम शिक्षक को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। जो वरिष्ठ शिक्षक हैं वो नए आने वालों को और पढ़ाने के तरीके सिखाते हैं जिससे बेहतर परिणाम आते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस से भी फायदा मिलता है। और एक चीज और है, हमारा एक और डायलॉग है जो हम कहते हैं कि केवल अव्वल विद्यार्थियों को प्रवेश देकर सफलता का ढिंढोरा नहीं पीटते, हम हर प्रकार की प्रतिभा को तराशते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पहले से तय कर लिया कि इसको एडमिशन देना है, इसको नहीं देना है। पहले ये तय कर लिया, पहले से बेहतर जो लग रहे हैं उनको दिया, जो नहीं लगे उसको निकाल दिया, फिर हमने क्या परिणाम दिया। हमारा काम है समाज के हर वर्ग के, हर प्रकार के बच्चों को पढ़ाना, न कि केवल अच्छे विद्यार्थियों को प्रवेश देकर के पोस्टर छपा देना। ऐसा नहीं है हमारा उद्देश्य। ये आपने शिक्षा की बात कही। आज का समय दौर ही ऐसा है कि शिक्षा के साथ साथ भी लोग खूब आगे बढ़ रहे हैं, तो अन्य गतिविधियों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी स्कूल को लेकर? हाँ, देखिए हमारे स्कूल का स्थापना के समय से लेकर के अभी तक का ऐसा ट्रेंड है कि केवल शिक्षा नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम। हमारे स्कूल के बच्चे भाषण भी देना जानते हैं, डांस भी करना जानते हैं, गेम्स भी खेलते हैं, मेहंदी भी लगाते हैं, पेंटिंग भी करते हैं। कल्चरल प्रोग्राम, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में जो विभिन्न संगठनों के द्वारा कहीं और भी गतिविधियां होती है तो वहां जाके पार्टिसिपेट करते हैं और अपना झंडा फहरा के आते हैं कि भाई हमने यहाँ पे कुछ करके दिखाया है। ऐसा जैसे समूह गीत प्रतियोगिता में भी हुआ है और बहुत सारे स्थानों पर हमने हमारे के साथ साथ व्यक्तित्व निर्माण का आप कह सकते हैं। बिल्कुल व्यक्तित्व, क्योंकि देखिए ऐसा है कि दिमाग के दो पार्ट हैं, लेफ्ट एंड राइट, और दोनों के अलग अलग काम हैं। एक है साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, एक है आर्ट और कल्चर के लिए। तो हम केवल दिमाग के एक पार्ट को काम में नहीं ले सकते। हमारे को जरूरत है कि हम पूरे दिमाग को काम में लें और उससे बेहतरीन कुछ कर सकें, क्योंकि बच्चा केवल पढ़ाकू होकर के किताबी ज्ञान कर ले तो वो प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए और उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी आनी चाहिए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जब इसको व्यवस्था का प्रभार संभाला तो मैंने सिविरा पंचांग को देखा कि उसके अंदर क्या है। तो उसके अंदर एक जगह लिखा हुआ था बाल संसद का गठन। तो मैंने तुरंत स्ट्राइक किया मेरे दिमाग में, मैंने कहा बाल संसद का गठन का इसका मतलब तो है कि इलेक्शन। तो हमने बाकायदा बच्चों के लिए इलेक्शन की व्यवस्था करी कि अधिसूचना जारी होती है, इतने तारीख को इलेक्शन होंगे और इस तारीख को फॉर्म भरे जाएंगे, इस तारीख तक नाम वापस लिए जाएंगे और इस प्रेमिसेस में, हमारे कंपाउंड में ही बच्चे प्रचार करेंगे और उसके बाद में उनकी वोटिंग होगी, उनकी काउंटिंग होगी उनके सामने कैसे। तो लोकतंत्र में उनकी आस्था जगती है और लीडरशिप डेवलप होती है। अब इसके अंदर भी हमने तय किया है कि हर कोई बच्चा चुनाव नहीं लड़ सकता। चुनाव लड़ने के लिए भी हमने तय कर रखा है कि अध्यक्ष का चुनाव कक्षा 10 के विद्यार्थी, टॉप जो 5 विद्यार्थी हैं उनमें से ही कोई चुनाव लड़ सकता है। कक्षा 9 के टॉप 5 विद्यार्थी हैं जो 8वीं में टॉप करके आए हैं, 5वीं में जो टॉप है 5, वो उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं। 6ठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ने वाले टॉप 3 यानी कि 9 बच्चों में से सचिव का चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि वो पढ़ाई में भी अव्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ने में तो अव्वल नहीं है और नेतागिरी करने लग जाए, चुनाव लड़ने लग जाए, उनके दिमाग में कुछ और कीड़ा आ जाए कि भाई मैं तो कुछ नेता बन गया, वो बन गया। ऐसा नहीं। लीडरशिप का मतलब होता है कि हर फील्ड में लीडरशिप। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लीडर, आप नौकरी कर रहे हैं, कहीं पर छात्र राजनीति कर रहे हैं तो उसमें लीडरशिप, यानी कि आत्मविश्वास और जिम्मेदारी लेने की क्षमता विकसित करने का काम करते हैं हम। ये भी हमारे यहाँ पे विशेषताएं हैं कि बच्चे। ये आपने अन्य गतिविधियों के बारे में बहुत खूब बताया।
अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ाते हैं, एडमिशन कराते हैं अपने बच्चों का अभिभावक, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपके, क्योंकि आपका बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता का रूप में दायरा रहा है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, प्रत्येक अभिभावक ये चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत ऊंचाई पर पहुंचे, बहुत सफल हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो सब एक दिन में नहीं हो सकता। जी। उसके लिए एक सतत प्रक्रिया है, उसके लिए समझने की और सीखने की क्षमताएं हैं। प्रत्येक बच्चे की अलग अलग क्षमताएं होती है। हम ये देखते हैं कि किस बच्चे की कितनी क्षमता है और उसकी क्षमता के अनुसार उसको और आगे निखारने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है और उसकी आईक्यू लेवल अगर 50, 55, 60% तक की है, उसके अभिभावक मानते हैं, तो हम कोशिश करते हैं पॉलिश करके उसको और 5-7% बढ़ा दें। हम ये बिल्कुल दावा नहीं करते कि जिन बच्चों के हमने अब 95% हमारी स्कूल में बने हैं, वो कहीं और होते तो 50% पे रह जाते, नहीं। वो बच्चे का टैलेंट होता है। हमारा काम होता है उसको कायम रखना और उसको उभारना, उसकी पॉलिश करना। वो हम करते हैं और उसमें कमी नहीं आने देते, क्योंकि क्वालिफाइड स्टाफ रखते हैं और बेहतरीन परिणाम के लिए हमारे प्रयास रहते हैं कि किसी तरह की कोई कमी नहीं हो। हम अभिभावकों के साथ बैठक भी करते हैं साल में 3-4 बार, और इसके अलावा हम फीडबैक के लिए स्टाफ को घर पे भी भेजते हैं। वो जाकर के उनसे पूछते हैं कि भाई आपके बच्चे की पढ़ाई कैसे चल रही है, अभी कोई कमी तो नहीं है, आप कोई कमी रह गई तो हमें बताइए। तो ये सब चीजें करने से क्या, देखिए, किसी भी कोई काम करते हैं तो हम उसके लिए जो स्टेप होते हैं उसके अंदर सबसे पहले हमारा विजन होता है कि हम चाहते क्या है, उसके बाद में होता है प्लानिंग, और उसके बाद होता है एग्जीक्यूशन और देन फीडबैक। तो हम फीडबैक तक जाते हैं। पहले हमारा विजन है कि एक स्कूल हो, अच्छा स्कूल हो, बेहतरीन शिक्षा मिले बच्चों को, और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद में उसको प्लान करना कि अच्छा स्टाफ लेना है, फर्नीचर भी होना चाहिए, बच्चों के पीने के लिए पानी होना चाहिए, हवादार कमरे होने चाहिए। भोजन करे तो आपने देखा होगा कि बच्चे भोजन करते हैं तो कई बार टिफिन जमीन पर रखना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये विशेषता है कि बच्चों के लिए हमने पाटे बनवा रखे हैं लकड़ी के तख्ते, संस्कृति के अनुसार, ताकि जमीन पर नहीं रखना पड़े। जहां पर हमने पांव रखे थे वहां भोजन रख के खाना पड़े, इसके बजाय हमने पाटे लगाए हुए हैं और उसके ऊपर बच्चे रख के फिर भोजन मंत्र करके और उसके बाद में भोजन करते हैं। तो ये हम बेहतरीन से बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। शिक्षा के साथ सर्वांगीण विकास आपका लक्ष्य रहता है कि बच्चों को उपलब्ध कराना, संस्कृति से जोड़ना, और भी कोई कंपटीशन हो उसमें भी बच्चे पार्टिसिपेट ले। बहुत अच्छा आपने सोचा। स्कूल संचालन को लेकर के जैसा आपने मुझे बताया कि भी ये जो स्कूल है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है, तो कैसे आर्थिक संचालन होता है इसका, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये भी एक खास पहलू है जो बात करने लायक है। जिस समय स्कूल को मैंने संभाला था, उससे पहले भी स्कूल चला था, 29 साल चल गया और बिल्डिंग भी बनी थी। लेकिन एक ऐसा समय आया, चूंकि जब कोई संगठन ऐसा हो जिसके अंदर प्रॉफिट नहीं कमाना हो, तो उसकी लिमिटेशंस बहुत होती है सामाजिक संगठन की, कि शुल्क नहीं बढ़ाना है। शुल्क नहीं बढ़ाना है तो फिर बच्चों का शुल्क कम आएगा तो हम टीचर्स को क्या चुकाएंगे। अगर टीचर्स को अच्छी सैलरी नहीं देंगे तो अच्छे ट्रेंड और बढ़िया क्वालिफाइड टीचर नहीं मिलेंगे। तो ये कुचक्र चलते चलते एक हालात ऐसे आ गए 2012 में, जब हमारे पास अकाउंट में तो रह गए 80,000 रुपए और स्कूल में रह गए 30-35 बच्चे। उस स्थिति में इसको वापस संभालना था, तो वापस युवाओं ने इकट्ठे होकर के निर्णय किया कि मान ली तो हार है और ठान ली तो जीत है। इस ध्येय वाक्य के साथ हम चल पड़े और 35 बच्चों के साथ शुरू करी और 80,000 रुपए थे। उस समय पहला साल था जब हमारे पास वेतन चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। तो हमने समाज के लोगों से आग्रह किया, सर्व समाज के लोगों से, कि हमें थोड़ा थोड़ा मदद करिए ताकि इस साल हम वेतन चुका सकें। साथ ही चूंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैंने अपना जीपीएफ का 75% लोन उठा करके इसके अंदर लगाया ताकि ये स्कूल सरवाइव कर सके। मेरा ये था कि अगर वापस पैसे आ गए तो प्रभु की कृपा है, नहीं आए तो एक नेक काम में लग जाएंगे। लेकिन मैं ईमानदारी के साथ बताना चाहूंगा कि 6 साल बाद मुझे वो पैसे वापस मिल गए। तो और इसके अलावा मेरे परिवार के और मेरे साथी सब लोगों को मैंने अपने स्कूल के साथ डोनेशन के लिए जोड़ा हुआ है। पूरी देश और दुनिया में सोशल मीडिया का मैंने बहुत सदुपयोग किया है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके माध्यम से मैं स्कूल की अपडेट देता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि हम ये काम कर रहे हैं। आपने एक वो 5 रुपए पर डे वाली स्कीम चलाई थी, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये प्रेरणा हमें मिली थी जोधपुर से। एक फेसबुक पर है पुष्करना फेसबुक परिवार, जिसको आनंद जी जोशी वगैरह संचालित करते हैं। वो वहां पर गौ सेवा के लिए 5 रुपए प्रतिदिन का इकट्ठे कर करके इस तरह से करते थे और उनकी गतिविधियां अच्छी चल रही थी। तो मैंने उसको एडॉप्ट किया और लोगों को मैंने कहा कि आप 5 रुपए रोज के स्कूल को दीजिए, जिससे हम कुछ विकास करेंगे।
शुरू शुरू में कुछ लोगों ने उसको हंसी में भी लिया। कई बार ऐसा होता, मुझे 10 का नोट पकड़ा देते, ले आनंद 2 दिन के पैसे आ गए। कल से गड़ा भरा है आपने? मैंने लेकिन हर अमाउंट स्वीकार किया, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। और वो 5-5 रुपए से सिलसिला शुरू हुआ, जो फिर बाद में किसी के मन में आई कि भाई 11,000 भी दे दूं, 21,000 भी दे दूं, 2-2 लाख 3-3 लाख भी लोगों ने कमरे बनवाने के लिए दिए। इसके निमित्त मैंने पूरी दुनिया भर से, देखिए अमेरिका से, रसिया से, इंग्लैंड से, कुवैत से, जहां जहां हमारे समाज के लोग रहते हैं या कोई और भी जो मेरे टच में है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो लोग हमें डोनेट कर रहे हैं और वो स्कूल के सीधा भेजते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारी ताकत जो है वो ट्रांसपेरेंसी है। जब से मैंने स्कूल संभाला है तब से अब तक का एक एक पैसे का हिसाब है हमारे पास। पूरी बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था है। पूरी सोशल मीडिया पे हम उसको सर्कुलेट करते हैं कि ये चीज हमने इतने में खरीदी है या हम इतने में खरीदने वाले हैं, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो तो बता दीजिए, हम वहां से ले लेंगे। और अगर हम कुछ कबाड़ वगैरह बेचते हैं तो वो भी बताते हैं कि हम ये चीज इस भाव में बेच रहे हैं। बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था है और पारदर्शिता ही ताकत है जिसकी वजह से आज पूरे भारतवर्ष से लोग और दुनिया भर से लोग पैसे दे रहे हैं। अब आप अपने उसमें संतुष्ट है आपके उसमें? हाँ बिल्कुल, अच्छा चल रहा है। और देखिए, मैंने एक और जोड़ना चाहूंगा इसमें कुछ बातें। एक तो मैंने इस कलेक्शन के लिए सोशल मीडिया के मार्फत तो किया ही, फिर मुझे वहां के लोगों ने अप्रोच किया कि आप यहाँ आओ तो हम, जो लोग व्हाट्सएप नहीं चलाते उनसे मिलवाएंगे आपको। तो मैंने कलकत्ता, मुंबई, पोखरण, जैसलमेर, फड़ौदी, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, बहुत से स्थानों पर मैंने इसकी जर्नी करी। अच्छा। ये कम से कम 5-10 हजार किलोमीटर की जर्नी हो गई है, लेकिन मैंने स्कूल से इस निमित्त कोई पैसा नहीं लिया है। ये सभी ऑन पॉकेट किया है, मैंने व्यक्तिगत किया है। एक और हमारी स्कूल की खासियत मैं बताना इसके साथ ही जोड़ देता हूं, फिर मैं भूल नहीं जाऊं, कि हमारे स्कूल के स्टाफ ने जब देखा कि ये संस्था एक नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट है और इसका संचालन चंदे से चल रहा है, पूरा चंदे से नहीं, पूरा फीस से भी नहीं, लेकिन चंदा नहीं हो तो जो स्वरूप आपको दिख रहा है वो नहीं हो पाता। तो इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी और हम प्रबंधन को दी कि हम स्वेच्छा से अपने वेतन का 1% स्कूल को हर महीने अपने वेतन से देना चाहते हैं। चपरासी को जितना मिल रहा है वो अपना 1%। हाँ। और हायर पोस्ट जितना मिल रहा है, जैसे जिसको 25,000 सैलरी मिल रही है तो 250 रुपए, और जिसको 10,000 मिल रही है तो 100 रुपए। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि उनका एक जुड़ाव हो रहा है स्कूल के साथ कि ये स्कूल हमारा है, हम इसके एम्प्लॉय नहीं है, हम इसके एम्प्लॉय नहीं है, स्वेच्छा से देना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत से ऐसे डोनर हैं जो कुछ बच्चों की फीस स्पॉन्सर करते हैं सालाना, कोई 1 बच्चे की, कोई 2 बच्चे की। कोरोना के टाइम क्या हुआ था कि 2-3 ऐसे केसेस आए जिनमें बच्चों के माँ या बाप या दोनों ही एक्सपायर हो गए। तो हमने ये निर्णय किया कि इन ऐसे बच्चों को न केवल हम पढ़ाएंगे, निःशुल्क पढ़ाएंगे, बल्कि उनकी किताबें, कॉपियां और कपड़े, जो भी खर्चा है वो हम प्रबंधन व्यय करेगा। तो ये हमने तो घोषणा कर दी, लेकिन अब प्रबंधन के पास आय के स्रोत क्या है? हम छूट करें तो लोगों ने आगे आकर के इसमें सहयोग करना शुरू कर दिया, जिसमें डॉक्टर BL भूतड़ा, महावीर जी सोनी हैदराबाद से, ऐसे कुछ लोग हैं जो रेगुलर इसमें फंडिंग करके हमारे को सपोर्ट करते हैं। जैसे डॉक्टर MS आर्य हर साल 21,000 रुपए का चेक देते हैं कि आप बच्चों की फीस के निमित्त ले लीजिए, शिक्षा। देखिए, हमारा ये मानना है कि किसी को एक दिन रोटी खिला देने से अच्छा है कि उसको रोटी के लायक बना दिया जाए, उसको ऐसा काबिल बना दें कि वो खुद कमा के खा सके। क्योंकि एक दिन भंडारा चला सकते हैं, 2 दिन चला सकते हैं, कहीं भी खिला सकते हैं, उससे वो आदमी अकर्मण्य होता है और वो योग्य नहीं बनता है। हम योग्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आगे जीवन में कुछ बन सके। इसमें हमारा बिल्कुल निहित उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि शिक्षा के माध्यम से हम राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई और आपने बहुत अच्छा काम भी इसमें किया। चूंकि कोई भी, आप भी मानते इस चीज को कि सफलता अकेले व्यक्ति के भरोसे नहीं चलती। आपने नो डाउट मनचाही सफलता हासिल की इसके संचालन को लेकर के, तो इसमें भी प्रबंध समिति की टीम होगी, तो उसके बारे में बताइए, कौन कौन है आपके इस स्कूल के प्रबंध समिति में, क्या क्या पद पे कौन कौन व्यक्ति है, कैसे कैसे सहयोग कर रहे हैं? अभी वर्तमान में हमारे अध्यक्ष जो हैं सूर्यकांत जी आचार्य हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, संस्थापन अधिकारी हैं अभी मेडिकल डायरेक्टरेट में। और हमारे उपाध्यक्ष हैं चंद्रकला जी व्यास, जो उपभोक्ता संरक्षण मंच की सदस्य। हमारे सचिव हैं सुनील हर्ष, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं अपने TB HIV के। व्यवस्थापक की जिम्मेदारी मेरे पास है। कोषाध्यक्ष देवेंद्र जी बोरा है। इसके अलावा हमारे इसमें शिक्षा विभागीय प्रतिनिधि में राजेश जी मुथा है, और अभिभावक प्रतिनिधियों के अंदर ज्ञानेश्वर मुथा भी है। और इसके अंदर हमारे कुल 14 लोगों की टीम होती है, जिसमें रमेश व्यास हैं,
मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं रमेश जी की जगह रमेश व्यास बोल रहा हूँ, अन्यथा नहीं ले। इसके अलावा नंदिनी व्यास जो मेरी स्टूडेंट रही है यहाँ से, वो भी इसमें अब हमारे पास अभी मेंबर हैं। यहीं की विद्यार्थी आपकी प्रबंध समिति की हाँ, member है, अब ये बड़ी मेंबर बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अब उनको हमने मेंबर बना लिया, क्योंकि धीरे धीरे जिम्मेदारियां तो आगे सबको लेना पड़ेगा। तो नेता तुम ही हो कल के, ये कब तक कहते रहेंगे, उनको आज का भी बनाना पड़ेगा। उमाशंकर व्यास जो यहाँ का स्टूडेंट और टीचर दोनों रहा हुआ है, वो भी मेरा भतीजा है, वो भी अभी इस प्रबंध कार्यकारिणी में है। तो इस प्रकार से 14 लोग अभी वर्तमान प्रबंध कार्यकारिणी में हैं अच्छा मैनेज करते हैं। और अच्छा सब मिलकर के मैनेज कर रहे हैं। और इसके अंदर ये संचालित मतलब स्कूल नागौर पुष्टिकर समाज की ही, चूंकि हम नागौर के लोकल लोग मन चला रहे हैं, लेकिन इसमें बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, पोखरण, पड़ौदी में समस्त जगह से और समस्त समाज के हर जाति और धर्म के लोग सहयोग कर रहे हैं। तो चाहे वो 5 रुपए रोज का करें। इसके अलावा देखिए, हमने कह रखा है कि आप खुशी और स्मृति में स्कूल को कुछ सहयोग कीजिए। तो किसी का जन्मदिन होता है, किसी की एनिवर्सरी होती है, कोई चुनाव जीतता है, किसी के बच्चे का नीट में सिलेक्शन हुआ, कोई सीए बन गया, किसी की सगाई हुई, किसी का मुंडन हुआ, यज्ञोपवीत हुआ, कोई भी खुशी है, या उनके पिताजी का दादाजी का कोई श्राद्ध है, तो खुशी और स्मृति में कुछ न कुछ अंशदान आता रहता है और उससे हमारा कुछ न कुछ संचालन चलता रहता है, ताकि हम बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। पारदर्शी व्यवस्था के तहत बिल्कुल। इसके अंदर हमारे सोशल मीडिया पे जो ग्रुप्स बने हुए हैं, उसके अंदर लिस्ट चलती रहती है कि हमारे आज इन्होंने इतने रुपए दिए हैं और हमारे अकाउंट में इतने रुपए हैं, इतना ब्याज आया है, इतनी हमने इस साल खर्चा कर दिया है, अब हमारे पास ये सेविंग्स है, ये हम चीज ला रहे वाले हैं। कई लोग देखिए पैसे भी देते हैं और कुछ लोग ऑब्जेक्ट्स भी देते हैं। जैसे अभी बीकानेर से कोई पणिया जी, उन्होंने फोन करके पैसे डाल दिए, उन्होंने कहा साहब एक अलमारी ले लेना मेरी तरफ से। बाड़मेर से हमारे पास थे बाड़मेर से हमारे पास फोन आया उनका, सुखानी जी का, पीताम्बर जी सुखानी। तो मैं उनसे एक बार मिला था, बाड़मेर गया तब, और मैं इस सिलसिले में मिला। मैंने कहा साहब स्कूल चलाते हैं, वो करते हैं। उन्होंने उस दिन मेरी बात सुनी, वयोवृद्ध आदमी है, रिटायर्ड आदमी है, उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा बिल्कुल कुछ करेंगे। लेकिन उनका काफी लंबे समय बाद एक दिन फोन आया कि आनंद जी ऐसा है कि हमने यहाँ पे एक स्कूल कॉलेज खोला था कोरोना में और वो तो चल नहीं पाया, हमारे पास फर्नीचर पड़ा है, आप कहो तो आपके पास भेज दें। तो मैंने कहा साहब इसमें तो पूछने वाली क्या बात है, बिल्कुल भेजिए। तो लगभग 2-2.25 लाख रुपए का उन्होंने फर्नीचर वहां से यहाँ भिजवाया। तो अब देखिए, वो कभी बाड़मेर से नागौर आए नहीं, उन्होंने नागौर देखा नहीं, लेकिन उनके मन में जो सेवा भावना है और जो उनके मन में भाव जगा, वो इसलिए कि वो गतिविधियां देख रहे थे कि क्या हो रहा है। अच्छा, व्हाट्सएप पे देख रहे थे, पारदर्शी व्यवस्था का हिस्सा देख रहे हैं। अब जिस समय मैंने स्कूल संभाला, उस समय हरिशंकर जी आचार्य नागौर पोस्टेड थे, पीआरओ थे। मैंने उनको कहा यार ऐसी स्थिति हो रही है, क्या करें। तो वो और हम बिल्कुल साथ ही रहते थे। तो उन्होंने मुझे कहा आनंद जी संभाल लो, पार पड़ जाएगी, चिंता मत करो। अब मैंने तो संभाल लिया और उनका ट्रांसफर हो गया बीकानेर। लेकिन वो नैतिक रूप से और बहुत हर तरह से सहयोग में हमेशा साथ रहते हैं। उन्होंने मेरे लिए एक पेपर में एक लेख भी लिखा था इस स्कूल के बारे में, सीमा संदेश में, ऑडिटोरियल में उनका लेख आया था, दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव है। उन्होंने इसको चित्रण किया था कि मैंने कैसे इसको चलाया। देखिए, मैं नहीं चला रहा हूं, अगर मैं मेरे मुंह से ये निकलता है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ये ईश्वरीय शक्ति है, देवीय शक्ति है। जनार्दन गिरी जी महाराज जो है, वो मेरे पॉजिटिव व्यूज को इंप्लीमेंट करवाते हैं। मैं सोचता हूं कि हमें ये करना है और ये करवा देते हैं। ये पिछले 13 सालों से मैंने नोटिस किया है। कारवत जुड़ता जाता है, अकेले चलो तो बस हिम्मत नहीं हारना, मान ली तो हार है, ठान ली तो जीत है। जैसे नई पीढ़ी आज की पढ़ लिख करके अपने क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में सफल भी हो रही है, ऐसी नव पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से वो सामाजिक सरोकार में जुड़े। देखिए, प्रत्येक आईटी सेक्टर में काफी नागौर के युवा गए हैं और भी डॉक्टर भी बने होंगे, सीए भी बने होंगे। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को पहला काम होता है कि वो अपना लाइफ सिक्योर करे, पढ़ लिख करके वो इस काबिल बने कि वो अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की एक लिमिट होती है कि रोटी कपड़ा और मकान मिल गया, संतुष्टि हो गई, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा घूम रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद में भी कई पैसा होता है। तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई करते रहो, कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप उसमें से कुछ अंशदान किसी सेवा कार्य में लगाएं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास वो मल्टी मिलियनेयर हैं और मैंने उनको अप्रोच किया, लेकिन वो सोचेंगे और करेंगे, मैं नहीं कर पाए। लेकिन कई ऐसे हमारे युवा हैं
20-25 साल की उम्र के, जो किसी दुकान पर नौकरी कर रहे हैं 8-10 हजार रुपए महीने की, लेकिन वो मुझे चुपके से गूगल पे करते हैं 150 रुपया महीना का, और मुझे कहते हैं भैया गुप्त रख लेना, पापा घर वाले भी कहेंगे कि 10 हजार तो कमाओ, दान दक्षिणा शुरू करिए। वो उनका जो भाव है ना, वो हमें आत्मविभोर कर देता है, भाव विभोर कर देता है कि उनका कितना जुड़ाव है। और ऐसे जुड़ाव मुझे ताकत देते हैं, संबल देते हैं, और मुझे एक जिम्मेदारी देते हैं कि मैं इसको काम को मतलब बिल्कुल ईमानदारी से करूं। अगर मैं किसी भी प्रकार से कुछ गलत करता हूं तो मैं कितने लोगों का विश्वास तोड़ता हूं, जो कहाँ दूर दुनिया में बैठे हैं। कुछ लोग तो यहाँ देखने आए हैं स्कूल, कोलकाता से केदार जी उपाध्याय आए, खामगांव से अशोक जी थानवी आए, वहां से कोलकाता से भी एक वो आए थे, रंगा जी आए थे। तो इस तरह से कुछ लोग आते हैं, किराड़ू जी आए थे, लेकिन काफी लोग आते हैं, लेकिन सब लोग नहीं आए। कईयों ने तो अभी तक नागौर ही नहीं देखा। हीरालाल जी किराड़ू आए थे, लेकिन वो नागौर नहीं आने के बावजूद अगर पैसे भेज रहे हैं या किसी से भिजवा रहे हैं, विक्रम जी पुरोहित हैं, कोलकाता में बैठे हैं, अब तक उन्होंने 1-2 लाख रुपए खुद ने और कईयों से दिलवा दिए CSR फंड से। और बहुत से ऐसे लोग हैं, जोधपुर से SKM व्यास जी हैं एडवोकेट, उन्होंने रूम बनवाने में, 2 कमरे बनवाने में उनका योगदान है, जिन्होंने उन्होंने मोटिवेट किया, तो जोधपुर से उन्होंने कमरा प्रेरक बने। तो देखिए, पुण्य और पाप जो दोनों चीजें है ना, वो इशारे से भी हो सकती है। हमने कहानियों में सुना है कि अगर कोई गाय को या किसी जीव को मारने के लिए कोई दौड़ रहा है और आपने रास्ता बता दिया कि वो जीव इधर गया है, तो पाप लगेगा आपको। और आपने किसी को पानी पीने के लिए रास्ता बताया कि ये पानी इधर मिल जाएगा, तो वो पुण्य भी मिलेगा। तो हर अच्छे काम के अच्छा परिणाम होता है। तो बहुत से लोग, ओवरऑल आप ये कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चल रही है, एडमिशन का समय है अभी, तो अभिभावकों को अपने बच्चों को यहाँ पे भर्ती करना चाहिए। बिल्कुल, जो भी अभिभावक जिनके बच्चे 10वीं तक हैं, 10वीं तक की स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अगर उनको लगता है कि उनको बेहतर विकल्प चाहिए और वो आना चाहते हैं, तो वह यहाँ आए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए यहाँ प्रवेश दिलाएं। और एडिशन में उसके साथ मैं जोड़ दूं, क्योंकि कंक्लूजन पे आ गए हम, तो जो डोनेशन की बात थी, तो उसके साथ मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि हमारे स्कूल में दिया गया डोनेशन आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर में छूट योग्य है। तो यदि आप इसमें दान देते हैं तो आप इनकम टैक्स में रिबेट भी ले सकते हैं। और पूरे भारत के लोगों से, पूरी दुनिया के लोगों से मैं अपील करूंगा कि यदि ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी की घर में रोशनी कर सकें, किसी के बच्चे को पढ़ा सकें, तो आप हमें मदद करिए ताकि हम बच्चों को अविरल अनवरत पढ़ा सकें। क्योंकि ऐसी स्थितियां वापस ना आ जाए कि हमारे पास पैसा नहीं हो और स्कूल का संचालन बंद हो। फिलहाल हम आत्मनिर्भर हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हम सुविधाएं विकसित करना चाह रहे हैं। जैसे हमने अभी के साथ बिल्कुल, जैसे मान लो अभी हमें विधायक कोटे से यहाँ से कंप्यूटर लिए हैं, कंप्यूटर एजुकेशन हो गई, समय के साथ AI स्टडी होगी, और बिल्कुल, तो समय के साथ हमें और सुविधाएं विकसित करनी पड़ेगी और हमें जरूरत पड़ेगी पैसों की। तो जब तक सहयोग मिलता रहेगा, हम और बेहतर करते रहेंगे। तो हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं, एडमिशन भी दिलाइए। और अगर आप नागौर में या कहीं बाहर रहते हैं, ईश्वर की कृपा से आप अच्छा कमा रहे हैं, आप योग्य हैं, तो थोड़ा थोड़ा अंशदान देना शुरू करें। और उसके लिए आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपको डिटेल भी दे सकें कि आप किस प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट हम चेक से या ऑनलाइन ही लेते हैं, कैश स्वीकार नहीं करते हैं। एक बात और है जो हम पिछले 3 सालों से लगातार कर रहे हैं, हमने एक शुरुआत करी है कि गीता स्वाध्याय बच्चों को करवाना। क्योंकि गीता जो है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट की पुस्तक है। अगर उसको बच्चों ने पढ़ लिया और आत्मसात कर लिया तो जीवन में कभी विफल नहीं हो सकते। कौन सी क्लास तक के बच्चों को करवाते हैं और कब? ये देखिए, वंदना समय के साथ जो समय होता है, उस समय हम लोग 40 मिनट का टाइम होता है उनके लिए अलग से। करीब 70-80 बच्चे हैं और अप टू क्लास 10th। और शुरुआत कर देते हैं हम बहुत छोटी कक्षाओं से। जैसे 1-2 बच्चियां तो हमारी ऐसी है जो 6 साल की हैं और उनको गीता के श्लोक आने शुरू हो गए उनको, और काफी अच्छा लग रहा है उनको। देखिए, पहला चरण है कि वो उसको प्रोनाउंसिएट करे, बोले, और उसके बाद में उसके भावार्थ समझें। जैसे जैसे वो उसमें रमते जाएंगे, रचते जाएंगे, बसते जाएंगे। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो गीता स्वाध्यायी थे जी, और उन्होंने बताया कि गीता ने उनका जीवन किस प्रकार से बदल दिया था। तो गीता किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, किसी जाति से जुड़ी हुई नहीं है। ये तो प्रबंधन की एक पुस्तक है। पूरे विश्व में अगर कहीं से भी सबसे बढ़िया मैनेजमेंट की पुस्तक देखी जाए, जीवन कैसे जीतना
तो वो गीता है। कर्म योग सिखाती है, धर्म योग भी सिखाती है, हर शंका का समाधान गीता में है। तो बच्चों को रुचि है इसके अंदर? बिल्कुल है। आप आज हम इस समय बच्चे नहीं हैं स्कूल में, वरना हम आपको बताते कि हमारे स्कूल में करीब 5-6 अध्याय तक बच्चों को कंठस्थ है और बहुत लयबद्ध तरीके से अच्छा गाते हैं। कभी आपको ऐसा मौका मिला तो हम आपको जरूर उनका प्रदर्शन भी करवाएंगे। और कई ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जब धार्मिक आयोजन होते हैं या कोई यज्ञ वगैरह होते हैं तो हमारे स्कूल से बच्चों को बुलाते हैं वो कि आप इनका प्रदर्शन कीजिए आकर के, ताकि और भी बच्चे प्रेरित हों उससे। ये थे आनंद जी पुरोहित, सामाजिक कार्यकर्ता है नागौर जिले में, और बहुत ही अच्छे से महर्षि जनार्दन गिरी माध्यमिक विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। पूरी टीम है इनके साथ में। समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।